हेलो लर्नर्स, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो फार्म मशीनरी एंड पावर पे होने वाला है। तो जो आज के लेक्चर में हम अपने नए नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसमें आता है सोर्सेस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया, यूजेस इन एग्रीकल्चर एंड उसके स्कोप्स को। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फार्म पावर मतलब कि वो पावर्स जो हम अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, उसके एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करने के लिए या मतलब उसको मेंटेन रखने के लिए वो सारे पावर्स जो यूज़ होते हैं वो फार्म पावर कहलाते हैं। तो फार्म पावर जो होता है वो 5 टाइप का होता है। पहला है ह्यूमन पावर, दूसरा एनिमल पावर, फिर आता है इलेक्ट्रिकल पावर, फिर आता है मैकेनिकल पावर और एंड में आता है रिन्यूएबल पावर। ह्यूमन पावर जैसे नाम से ही पता चलता है कि मतलब वो पावर मतलब अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हम ह्यूमंस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पैडी शोइंग कर रहे हैं, तो उसमें जो है धान की खेती कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमंस की ज़रूरत होती है। लेबर्स आ गए तो वो आ गया ह्यूमन पावर में। एनिमल्स हैं तो अभी भी बहुत सारी जगहों पे मतलब एनिमल्स का यूज़ होता है अलग अलग चीज़ों के लिए, ड्रॉट पर्पज के लिए और प्लॉइंग के लिए। तो वो एनिमल पावर में आ गया। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब कि उसका हम यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम इरिगेशन करते हैं या अदर चीज़ें करते हैं। मैकेनिकल पावर में जो आता है ट्रैक्टर आता है, टिलर्स आते हैं एंड ऑयल इंजन आते हैं। तो ट्रैक्टर से तो पता ही हम यूज़ करते हैं, टिलर्स भी यूज़ करते हैं ना, ऑयल इंजन भी यूज़ करते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। रिन्यूएबल पावर आज भी हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं और बायोमास का यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन पावर। तो जो ह्यूमन पावर होता है, humans begins are the main and most important source of power for operating small tools and implement। जो ह्यूमन होते हैं वो एग्रीकल्चर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्योंकि मतलब इनके बिना चीज़ें शुरू नहीं होती हैं। सारी चीज़ें प्राइमरी लेवल की चीज़ें ह्यूमन से शुरू करते हैं। सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, फिर उसके बाद हम प्लान करना कि कि हम कैसे उस पर काम करेंगे और उसको उस प्लान पे वर्क करना, उसको यूज़ में लाना। तो अ मैन डेवलप अबाउट 0.1 हार्स पावर ऑफ पावर वेयर वुमेन्स डेवलप इट्स हाफ। जो मेंस होते हैं उनका जो वर्किंग पावर होता है 0.1 हार्स पावर होता है और वुमेन्स का उनसे आधा होता है, मतलब कम होता है। 70% ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन फार्मिंग इन इंडिया। आज भी जो हम इंडियंस हैं और हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं, 70% टोटल का 70% जो है हम खेती ही करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज भी इंडिया में 70% लोग अभी भी खेती पे ही रहते हैं। दे आर एम्प्लॉयड फॉर डूइंग स्टेशनरी वर्क। इट डजेंट रिक्वायर्ड एनी इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ह्यूमंस के जब एग्रीकल्चर हम करते हैं, कृषि अपनी खेती होती करते हैं, तो ह्यूमंस को उनमें क्या इन्वेस्ट करना रहता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी रहती है जो कॉस्टली पड़े। थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। इट इज़ सेल्फ मूविंग सोर्स ऑफ पावर। मतलब ये हमेशा करने वाला है, सेल्फ मूविंग है। इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मशीन को चलाने के लिए उसमें फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है और ह्यूमंस तो वैसे ही चलते रहते हैं। खाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी फ्यूल्स चाहिए होता है, पर फिर भी ये ऑटोमोबाइल हैं। दिस इज़ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू डिमांड। हाँ, डिमांड जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, मतलब अगर डिमांड बढ़ती है तो लेबर्स आते हैं, लेबर्स भी ज़्यादा ही हैं और ये डिमांड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये तो हो गए, मतलब हम ह्यूमन पावर के बारे में जान लिए, उसके एडवांटेज और क्या होता है। अब आते हैं उसके डिसएडवांटेज पे। तो जो ह्यूमन पावर से ह्यूमन पावर से डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं वर्क कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी इज़ लो। इनका जो मतलब काम करना, ये जो काम करते हैं और उनकी जो एफिशिएंसी है वो लो होती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम में कम ही काम कर पाते हैं। कैन नॉट वर्क कंटिन्यूसली, नीड रेस्ट। सही बात है, ह्यूमन बॉडी है, थक जाती है, आराम चाहिए होता है, तो कंटिन्यू काम नहीं कर पाती, इनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायर्स फीडिंग एट इवन नो वर्क। जब काम नहीं करेंगे तब भी इन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है। अब इतनी बड़ी शरीर है, चलाना तो पड़ेगा ही।
अफेक्टेड बाय एडवर्स क्लाइमेट, अगर मतलब इनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट नहीं है तो जो एडवर्स क्लाइमेट्स होते हैं उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी बारिश में, तेज़ बारिश में कैसे कोई काम करेगा, और तेज़ धूप हो गई, इन सब में कैसे कोई काम करेगा। तो ये जो होते हैं क्लाइमेट के एडवर्स होते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज़ कंपेरेटिवली हाई, जो काम करते हैं तो इनका जो सैलरी होता है या काम करने के बदले में जो ये लेते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आज आते हैं हम दूसरे पे, एनिमल पावर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर ऑन द फार्म ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया इज़ एनिमल पावर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फार्म पावर है, फार्म सोर्स है, वही है, वो है एनिमल। और इंडिया में मतलब नॉट ओनली वर्ल्ड, इट्स ऑल्सो इवन इन इंडिया, मतलब इंडिया में भी एनिमल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब बहुत पुराने टाइम से आज तक हम यूज़ करते आते हैं। मतलब आज हम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे अभी मतलब आज तो हम जैसे कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करते हैं, मतलब कम कर दिया गया है। अभी मतलब इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हम मेन्योर्स का यूज़ करें। तो वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से ही मिलते हैं ना, मोस्टली एनिमल से ही मिलते हैं। उनका जैसे उनका डंग हो गया, डंग केक हो गया। दिस दिस सोर्स ऑफ पावर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ट्रैक्टिव एंड स्टेशनरी वर्क। इसका मतलब जो है हम स्टेशनरी वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रैक्टिव वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि स्टेशनरी वर्क के लिए जैसे मतलब ड्रॉट पर्पज़ के लिए हम चीज़ों मतलब यहाँ से वहाँ तक ढोने के लिए करते हैं, पहुँचाने एक चीज़ों को मतलब जो है ड्रॉट के लिए करते हैं। और ट्रैक्टिव हो गया मतलब प्लॉइंग के लिए कर लिए, या जैसे कि अभी भी थ्रेशिंग के लिए कर लेते हैं। कैमल्स, हॉर्सेस, डंकीज, एलिफेंट्स एंड याक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर फार्म पावर। ये सभी लोग कैमल्स, हॉर्सेस, डंकीज, एलिफेंट्स एंड याक्स सभी फार्म पावर के लिए यूज़ किए जाते हैं, ड्रॉट पर्पज़ के, के लिए, और भी अदर चीज़ों के लिए। 70 मिलियन एनिमल्स आर अवेलेबल फॉर फार्म पावर इन द कंट्री। आज भी हमारे कंट्री में 70 मिलियन एनिमल्स अवेलेबल हैं। दिस इज़ अ वास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर। सबसे ज़्यादा इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब और सोर्स ऑफ एनर्जी और पावर इसका सबसे ज़्यादा है। यूज्ड इन फार्म ऑपरेशन, रूरल ट्रांसपोर्ट एंड एग्रो प्रोसेसिंग टास्क। फार्म ऑपरेशन में यूज़ होता है, रूरल ट्रांसपोर्ट में भी होता है एंड एग्रीकल्चर में भी होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस। रिक्वायर्स फीड एंड केयर व्हेन नॉट वर्किंग। इनको केयर की ज़रूरत होती है और खाने की भी ज़रूरत होती है। कैन नॉट वर्क इफ़िशियंसी इन हॉट वेदर। गर्म मौसम में ये काम नहीं कर सकते। नॉट एफिशिएंट फॉर स्टेशनरी वर्क। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि ये स्टेशनरी वर्क नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अभी मतलब मान लो इनकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो गई, या फिर कई बार मतलब ऐसे हो जाते हैं ना कि मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। फिर रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू फीड हार्नेस। इनको लार्ज अमाउंट चाहिए होता है, मतलब खाने के लिए, इतनी बड़ी शरीर है, खाने के लिए बहुत सारा चाहिए होता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वर्किंग स्पीड लिमिटेड। जो इनका वर्किंग स्पीड है वो लिमिटेड होता है, चाहे कुछ भी कर लो, एक लिमिट होता है, उसके आगे ये नहीं जा सकते। रिक्वायर्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1/4 ऑफ ऑल क्रॉप्स टू फीड देम। मतलब आधे से ज़्यादा तो ये मतलब क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जितना खाते मतलब काम करते हैं उसमें 1/4 पार्ट ये खा भी जाते हैं। जैसे थ्रेशिंग करना हो गया तो उसमें करते करते, दवाई करते करते खा जाते हैं। अभी होता है ना कि मतलब गांव में पहले होता था कि मतलब बैलों को ऐसे जब ये मटर वटर की खेती करी जाती थी, मटर, चना, इन सबको ना ज़मीन पे फैला दिया जाता था। तो उन बैलों को कई बार चलवाया जाता था। तो बैल जो चलते चलते थे ना, कई बार उसमें से कितना सारा खा लेते थे। तो बाद में आ गया कि उनके मुंह पे मास्क लगा दिया गया, तो वो खा नहीं पाते थे। तो इस तरह से वो बहुत सारा डिस्ट्रॉय कर देते थे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। Nowadays, electricity has become a very important source of farm power.
मतलब आज के दिन में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स बन गई है। मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम नहीं हो पाता, क्योंकि ये टाइम को भी कम कर इसने टाइम मतलब टाइम टेकन बहुत कम है इसका। और इससे जो है मतलब हम हाँ टाइम बहुत कम लगता है, और इसके यूज़ से हम चीज़ों को टाइम पे चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, लॉस नहीं हो पाता किसी चीज़ से। हाँ हो भी सकता है, पर अभी हम इसका बेनिफिट पढ़ रहे हैं तो लॉस हम आगे पढ़ेंगे। द लार्जेस्ट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन द रूरल एरियाज इज़ फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। तो जो रूरल एरिया है उसमें हम सबसे ज़्यादा इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर रिलेटिवली सिंपल एंड कॉम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शन। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो उनका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है और कॉम्पैक्ट होता है। दे रिक्वायर लिटिल अटेंशन एंड लिमिटेड केयर एंड सर्विसिंग। इनको एक मतलब बहुत ही थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है। एक बार इन पे काम कर दिया तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, और इनको एक लिमिटेड सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। इनको अटेंशन भी थोड़ा ही चाहिए होता है। इट इज़ सेफ़ इन ऑपरेशन इफ़ प्रॉपरली यूज्ड एंड मेंटेन्ड। मतलब ये यूज़ करने में भी बहुत ही सेफ़ होते हैं, और मतलब अगर हम मतलब इनका ध्यान से यूज़ करें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं और चले जाते हैं, वायर्स वगैरह रहते हैं तो उससे करंट लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर हम थोड़े से ध्यान के साथ मतलब थोड़े से अटेंशन के साथ हम काम करना शुरू करें तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके डिसएडवांटेजेस, इट इज़ फेटल एंड डेंजरस इफ़ प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन। देखिए मतलब अभी आया ना कि अगर हम प्रॉपर केयर नहीं देते तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो एक ही बार में कहानी लग जाएगी। In remote area, the supply of electricity is usually erratic and sometimes not available for many days. मतलब अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। अभी हम जाते हैं अपने ही कंट्री के गांव में, बहुत सारे गांव में जाएंगे तो अभी तक भी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँची ही नहीं है। और कहीं कहीं पे पहुँची भी है तो वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँचती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया कि ये टाइम पे नहीं रहती है। सप्लाई ऑफ वोल्टेज इज़ यूजुअली लो ड्यू टू हैवी ट्रांसमिशन लॉसेस। तो इनका जो है वोल्टेज का जो सप्लाई होता है वो लो होता है क्योंकि ट्रांसमिशन हैवी होता है। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर इंक्लूड्स स्टेशनरी, ऑयल इंजन, ट्रैक्टर्स पावर, टिलर्स एंड सेल्फ प्रोपेल कंबाइन। तो जो हमारा मैकेनिकल पावर है उसमें आते हैं ऑयल इंजन्स, ट्रैक्टर्स, टिलर्स। मतलब इन सारी चीज़ों को मतलब हमें ये सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं। इन पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है क्योंकि इन पे सिर्फ हमें मतलब टाइम अप्लाई करना रहता है, देना रहता है। और मतलब ये सारी मशीनें हैं और हमको इनको सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता है, कोई मेहनत नहीं लगती है। इंटरनल कम्बशन इंजन इज़ अ गुड डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग लिक्विड फ्यूल इनटू यूज़फुल वर्क। जो इंटरनल कम्बशन इंजन है वो सबसे अच्छी डिवाइस होती है। ये लिक्विड फ्यूल को यूज़ करके काम करती है। मतलब कि जैसे ट्रैक्टर चलाते हैं, हम उसमें पेट्रोल डालते हैं, वो लिक्विड फ्यूल हो गया। तो और जो ट्रैक्टर है वो हमें मतलब रिज़ल्ट देता है। हम उससे काम लेते हैं तो वो हमें रिज़ल्ट देता है। कभी उसने प्लॉइंग कर दी, प्लॉइंग तो वो हमेशा प्लॉइंग ही करता है, ड्रॉट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर टेक्निक। ये हमारे एग्रीकल्चर टेक्निक को इम्प्रूव करता है। मतलब हम इसका यूज़ करके अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट रिड्यूस फूडर एरियाज एंड एनलार्ज फूड एरिया। एंड नेक्स्ट इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर को भी इंट्रोड्यूस करा है इसने। इसके अब डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। तो पहला जो हमारा है, द मशीन्स आर यूजुअली वेरी हैवी विच ओपन सम रिस्क। मतलब मशीन जो होती है हैवी होती है। अब इतना बड़ा काम करना है तो मशीन थोड़ी हैवी रहेगी जिसमें रिस्क होता है। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट है हमारा, देयर इज़ एन
important cost in maintaining the machine that take advantages of this energy। तो जो हम इसको मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ा इसको मेंटेन करने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो मतलब थोड़ा कॉस्टली आता है, कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि छोटी चीज़ तो है नहीं, एक ही बार में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मूविंग हैवी मशीनरी ऑफन रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट कॉस्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको मूव करने में। फ्री में चलता नहीं है, मतलब डीजल पेट्रोल ये फ्यूल्स पे चलते हैं, और वो फ्यूल्स महंगे आते हैं, तो उनके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इनको यूज़ करने के लिए हमें कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़े कॉस्टली होते हैं ये। तो हमारा जो अगला है वो रिन्यूएबल पावर है। रिन्यूएबल पावर हम जानते ही हैं, सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है, पर न्यूक्लियर एनर्जी का अभी तक एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं हो पाया, मतलब उसका हम यूज़ नहीं ले पाए हैं। तो पहला आता है, इट इज़ द एनर्जी मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सन, विंड एट्सेट्रा। मतलब हाँ, ये रिन्यूएबल एनर्जी को हम रिन्यूएबल सोर्सेज से लेते हैं। जैसे सन के पास सनलाइट बहुत ज़्यादा है, रोज़ आती है। विंड ये भी रिन्यूएबल है। बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पस। नेक्स्ट है हमारा जो बायोमास एनर्जी है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, उसको हम एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज़ इनएग्जॉस्टिबल इन नेचर। ये एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल होती है नेचर में। नेक्स्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज ईजी। इसके रिपेयर्स और मेंटेनेंस ईजी होते हैं, मतलब इनको रिपेयर और मेंटेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट है, वेरियस डिवाइसेस आर अवेलेबल टू यूज़ दिस सोर्स ऑफ पावर इन रूरल एरियाज़। मतलब अभी भी रूरल एरियाज़ में बहुत सारी जगहों पे मतलब अभी क्या, हमेशा ही हम लोग भी यूज़ करते हैं, मतलब सिटीज़ में भी यूज़ होता है और रूरल एरिया दोनों जगहों पे यूज़ होता है। पर रूरल एरिया में इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, और वहाँ तो इन सब का यूज़ करके, मतलब इन चीज़ों का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोवाइड हो सकती है, क्योंकि ये एनी टाइम दे सकता है। नेक्स्ट है, इट्स इंटेंसिटी इज़ यूजुअली लो एंड इज़ इंटरमीडिएट इन नेचर। मतलब इनकी इंटेंसिटी बहुत लो होती है, और ये इंटरमीडिएट होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो इंटरमीडिएट होता है। तो इसका हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। पहले देखते हैं, ये है हमारा, इसमें देखिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों का यूज़ हो गया है। विंड एनर्जी के लिए ये विंड मिल लगाया गया है, इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सोलर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये सोलर पैनल्स बहुत सारे लगाए हैं, और ये विंड मिल्स भी बहुत सारे लगाया है। सोर्सेज ऑफ बायोमास, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स एंड रेसिड्यूज, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड रेसिड्यूज, और सीवेज, इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज, एनिमल रेसिड्यूज, और हो गया म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। मतलब कि वो मतलब बायोमास हमें फॉरेस्ट से मिलता है, एग्रीकल्चरल क्रॉप से उसका जो रेसिड्यू बचा रहता है, जैसे कि हम क्रॉप को कट करने के बाद, क्रॉप की हार्वेस्टिंग करने के बाद जो उनका रेसिड्यू बचा रहता है, वो बायोमास में वो भी बायोमास होता है। सीवेज भी होता है, और इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज़ होते हैं, एनिमल रेसिड्यूज़ होते हैं, एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है। तो बायोमास में हम यूज़ करते हैं एनिमल रेसिड्यूज़ का, क्योंकि बायोमास अभी पीछे आया नहीं था। और फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, सीवेज, इंडस्ट्री एंड एनिमल्स, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इन सब का जो रेसिड्यूज़ होता है वो बायोमास में आता है। नेक्स्ट है हमारा इसका डिसएडवांटेज। द सोर्स कांट यूटिलाइज ऑन एवरी लोकेशन। हाँ जो, हाँ ये सही है, क्योंकि मतलब हम
अपने सोर्स इन सभी सोर्सेस को हर जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे अभी चले जाएं हम माउंटेन्स पे, वहाँ पे मतलब इनको यूटिलाइज करने के लिए मतलब हमारे पास इनफ चीज़ें नहीं होती। मतलब कह सकते हैं हमारे जो फेवर में इन्वायरमेंट इनके फेवर में नहीं होता है। और अभी ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं? हम सोलर पैनल नहीं लगा सकते। और जहाँ पे मतलब बहुत सारे पेड़ वेड़ हो, फॉरेस्ट में हम विंड मिल नहीं लगा सकते। तो हर लोकेशन पे इनको यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता। इनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये हर जगह मतलब अवेलेबल नहीं होते हैं। और मतलब इनका डिज़ायर मतलब इनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, पर इनका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से लोग मतलब इतना नहीं, मतलब हर कोई नहीं डाल सकता ना एक ही बार में। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। नॉट यूज़फुल इन एवरी क्लाइमेट एंड वेदर, सभी क्लाइमेट और वेदर में नहीं चलता। जैसे कि बारिश हो गई, मतलब रेनी सीज़न आ गया, तो उसमें सोलर पैनल नहीं चलेगा। उसका यूज़ ही मतलब नहीं हो पाएगा जब कितने दिनों तक तो बारिश होती ही रह जाती है, धूप ही नहीं निकलती, तो कैसे होगा? और विंड मिल हो गया तो बहुत तेज़ तूफान आया या हवाएं तेज़ चलने लगी, नहीं हो पाएगा। बायोमास भी होता है कभी कभी, मतलब क्योंकि फेवर में रहा टाइम तो हुआ, नहीं रहा तो नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है स्कोप ऑफ फार्म पावर। इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटी। जो हमारा फार्म पावर है उसने हमारे इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव कर दिया। और इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी, इसने हाई यील्डिंग वेराइटी से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हायर डोज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव इंक्रीज द स्कोप फॉर ग्रेटर फार्म मैकेनाइजेशन। इनका जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का हायर डोज यूज़ करके हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि मतलब फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड का यूज़ करने का मतलब हो गया कि हम क्रॉप को अनबेनिफिशियल चीज़ों से बचाते हैं। जैसे कि पेस्ट हो गए, इंसेक्ट हो गए, और उसमें वीड्स उगाते हैं, हर्ब्स आ जाते हैं। तो इनका यूज़ करके हम इन सारी चीज़ों से बचा के क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन हेल्प फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक इनपुट लाइक वाटर, सीड्स एंड फर्टिलाइज़र। जो फार्म मैकेनाइजेशन होता है इसमें हम इसका बेसिक मतलब इसके बेसिक इनपुट्स, इसमें हम अपने बेसिक इनपुट का एकदम अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे वाटर का हो गया, सीड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया। इफ़ मशीन्स आर यूज्ड, फार्मर्स एंड हिज एनिमल्स आर रिलीव्ड ऑफ हार्ड वर्क। मशीनें यूज़ होती, अगर मशीनें यूज़ होने लगी तो हमें फार्मर्स, लेबर्स और एनिमल्स को ज़्यादा हार्ड वर्क करने से बच जाते हैं। तो इनसे उनको रिलीफ मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम सेव होता है, इसमें टाइम बचेगा क्योंकि मशीन का यूज़ करने के बाद टाइम तो बचता ही है। तो हम आज अदर चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता था ना पहले कि मान लीजिए मतलब इरिगेशन हो रहा है तो पूरी फैमिली हफ्तों तक लग जाता था पूरी फील्ड को पानी डालने में। और उसके मतलब पानी मतलब सिर्फ एक ही उस टाइम पे सिर्फ एक ही काम हो पाता था, सिर्फ वो पानी डाल पाते थे और बाकी सारी चीज़ें वो पेंडिंग में ही रह जाती थी। तो इन सारी चीज़ों के आने के बाद जो हमारे नए नए सोर्सेज आए हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया है, बहुत सारा टाइम बच जाता है। विद द सपोर्ट ऑफ मशीन्स फार्मर कैन डू हिज जॉब बेटर एंड क्विकर। मशीन्स के यूज से जब मशीन यूज़ करते फार्मर तो वो अपने काम को और अच्छे और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। फार्मर्स विल गेट मोर लेजर एंड डिवोट हिज टाइम टू अदर वर्क। ऐसा वही टाइम सेव होता है, अदर चीज़ों पे वो ध्यान दे सकते हैं, उनके पास टाइम बच जाता है। तो अब लास्ट का हमारा जो बोनस पॉइंट है हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। टाइमलीनेस ऑपरेशन होता है, टाइम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे कि पहले के मतलब क्या होता था कि मतलब जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो हमें वेदर पे या अदर चीज़ों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अगर बारिश का मौसम आया, सिंचाई हो गई, नहीं हो पाई तो क्रॉप ख़राब हो जाती थी,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश पे ही मतलब डिपेंड है, मतलब बारिश पे डिपेंड रहते थे। था वो दूसरी जगहों से, जैसे कि कुएं से, नदियों से, झरनों से पानी ले आके करते थे। पर जहाँ पे एट दैट पॉइंट वेयर दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल, वहाँ पे वो लोग बारिश के पानी का ही इस्तेमाल करते थे, तो उसी पे डिपेंडेंट रहते थे। मतलब जहाँ पे कह सकते थे कि जैसे डिज़र्ट एरिया में, वहाँ पे कहाँ से पॉन्ड मिलेगा, नदियाँ भी नहीं होती हैं, तालाब भी नहीं होंगे और झरने भी नहीं होते हैं, तो वहाँ पे बारिश के मौसम में ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था ना। तो अभी जो हो गया है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उससे वो उसका यूज़ करके ही अपना टाइम सेव कर सकते हैं। उन्हें मतलब डिपेंडेंट, मतलब किसी भी चीज़ पे उन्हें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इम्प्रूव डिग्निटी ऑफ फार्मर्स, इसने फार्मर्स के डिग्निटी को इम्प्रूव करा है। इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, काम करने के इन्वायरमेंट को भी इम्प्रूव करा है। इंक्रीज इकोनॉमिक रिटर्न टू द फार्मर, इससे मतलब इसका यूज़ करके जो फार्मर्स हैं उनका इकोनॉमिक मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि उनका इनकम ज़्यादा बढ़ता है, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो है इनकम भी ज़्यादा आती है। प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन रूरल एरियाज़ में प्रोग्रेस हो गई है। इन सारी चीज़ मतलब प्रोग्रेस हो गई है, इनकम बढ़ा, जब सोर्सेज बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम बढ़ा, तो डेवलपमेंट हुआ। रिडक्शन ऑफ सोर्स ऑफ क्रॉप्स एंड फूड प्रोडक्शन, मतलब जो फूड प्रोडक्शन में लॉस होता था वो उससे बच गए। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैंड्स, एक ही पीस के जो मतलब लैंड, एक ही पीस के लैंड पे प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब एक छोटे से ही पीस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का यूज़फुल मतलब इन सारी चीज़ों से हम यूज़ करके एक ही पीस ऑफ लैंड पे अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।